Hello student, let's start with the new video. As you can see on the screen, this is part 3rd of chapter 1st of class 11th accountancy book, as we have covered 2 parts already. So here you can see the CBSE framework that is given on the CBSE website. So as per this framework beta, financial accounting में you have theoretical framework, and for first chapter first chapter of your accounts आपको कौन जो cover करना है वो है concepts, meaning, source of information, objective, advantages and limitation, types of accounting information, users, qualitative characteristics and role of accounting in business. So in the previous videos we have covered some topics, but some are left. So in a very short video we will cover all those topics which are left. Okay, so कौन से topic हैं जो हमारे बचे हुए हैं. First one is your advantages and limitation, second is your type of accounting information, then we have we have already covered. Okay, then we have qualitative characteristics of accounting information and role of accounting in business. ये जो टॉपिक्स हैं ये हमारे बचे हुए हैं, और आज हम इसको बहुत जल्दी शॉर्ट वीडियो में ख़त्म करते हैं, क्योंकि आपको बेटा यहाँ से आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं इतना बनने के चांसेस हैं, लेकिन ये आपको एज अ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. सबसे पहला जो हमारा आता है वो है रोल और फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग. तो बेटा फंक्शंस का मतलब क्या होता है, काम क्या है अकाउंटिंग का. सबसे पहला काम क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना. जो भी आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हुई उसको हम रिकॉर्ड करते हैं. कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, शुरू से पढ़ रहे हैं नाम, जर्नल में. जर्नल से डेटा को कहाँ पोस्ट किया जाता है, लेजर में. ये हमने पढ़ा था शुरू से ही. फिर है फाइंडिंग आउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. हम फ्रॉम द फर्स्ट डे आई एम टेलिंग यू, एक बिजनेसमैन को इंटरेस्ट क्यों होता है अकाउंटिंग में, वाई वी आर फोकसिंग ऑन अकाउंटिंग. क्यों, क्योंकि हमें क्या पता करना है, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन. एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कंपनी की एक्चुअल पोजीशन क्या चल रही है, वो हमें किससे पता चलता है, अकाउंटिंग से पता चलता है. यही इसका काम है. उसके बाद फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना. हमने यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पढ़े थे, इंटरनल यूज़र्स और एक्सटर्नल यूज़र्स. उनको आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो कम्युनिकेट करना, ये किसका काम है, अकाउंटिंग का काम है, रोल है अकाउंटिंग का. उसके बाद लीगल रिक्वायरमेंट्स. लीगल रिक्वायरमेंट्स में आपके क्या क्या आते हैं, टैक्स कॉम्प्लायंसेस, जो भी आपका टैक्स है वो सब निकालना. उसके बाद आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी लीगल जो आपकी रिक्वायरमेंट्स एक कंपनी को फुलफिल करनी पड़ती है वो किससे पता चलती है, अकाउंटिंग से. उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंपनी को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि देखो बेटा आप एक प्रॉपर डेटा इकट्ठा कर रहे हो, तो उस डेटा में सारी इन्फॉर्मेशन है ना, तो उसमें आपकी जो असेट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सब आप कौन मैनेज करता है, अकाउंटेंट. देन टू असिस्ट फ्यूचर प्लानिंग. फ्यूचर प्लानिंग कैसे करेंगे, मान लो आपका कोई प्रोडक्ट है जिसकी आज के टाइम में सेल्स जो है वो 5000 जो है 5000 यूनिट पर मंथ है. ओके, और आप देख रहे हो कि नेक्स्ट टाइम पे इसकी जो डिमांड है वो बढ़ सकती है, तो आप क्या करोगे, इसके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर दोगे. तो इससे फ्यूचर प्लानिंग में हेल्प हुई या नहीं हुई ना. तो इसीलिए अकाउंटिंग का रोल क्या है, फ्यूचर प्लानिंग में हेल्प करना. आई होप आपको रोल समझ आया है. देन वी हैव स्कोप ऑफ अकाउंटिंग. आपसे पूछा जाए कि अकाउंटिंग का स्कोप क्या है, मतलब कहाँ कहाँ अकाउंटिंग फैली हुई है. तो सबसे पहला बेटा हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग. जो अकाउंटिंग अब हम आने वाले अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही होगी. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या पता करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म. फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ फर्म किससे पता चलता है हमें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से. फाइनेंशियल पोजीशन में क्या क्या पता चलेगा, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, ऑल दीज थिंग्स. उसके बाद बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग आपको क्या बताती है, पर यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन. जो भी आपके प्रोडक्शन में ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्ट आई है उसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट क्या है, वो सब हमें किससे पता चलता है, कॉस्ट अकाउंटिंग से पता चलता है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम क्या होता है बेटा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट. कौन सी इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना टू मैनेजमेंट फॉर मेकिंग डिसीजन. जब अकाउंटिंग को इस तरीके से यूज़ किया जाता है कि आपका जो मैनेजमेंट है वो डिसीजन ले पाए, तो वो किसके अंडर आता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का. अब आता है आपका बेटा टैक्स अकाउंटिंग. टैक्स अकाउंटिंग क्या होता है आपका, टैक्स अकाउंटिंग जो फॉर पर्पज ऑफ
टैक्स की जाती हैं। जैसे जीएसटी के लिए आपको टैक्स निकालना है, आपके सर्विसेज टैक्स हो गए, आपके जो भी बाकी टैक्स हैं उन सब के पर्पज़ के लिए आप टैक्स अकाउंटिंग करते हो। देन वी हैव सोशल अकाउंटिंग। देखो बेटा आजकल इसका जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा चला हुआ है, सोशल अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग क्या होता है? एक कंपनी जो होता है वो कहाँ कहाँ पे अपना बिजनेस करती है, उसका बिजनेस कहाँ चलता है? एक सोसाइटी के अंदर चलता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी तरफ पड़ती है? सोसाइटी की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या नहीं होती है? होती है ना। तो सोशल अकाउंटिंग का मतलब होता है एक बिजनेस कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उस सोसाइटी के लिए, कंट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस टू सोसाइटी कितना है, वो हम किससे पता चलते हैं? किससे पता करते हैं? सोशल अकाउंटिंग से। ठीक है, दिस इज द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। सी बेटा, हर चीज़ के जैसे एक कॉइन है, कॉइन के 2 एस्पेक्ट्स हैं। सेम उसी तरीके से जब भी आप कोई काम करने चलते हो तो उसके 2 एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। पहला होता है उससे फ़ायदा और दूसरा होता है उससे नुकसान। तो अकाउंटिंग के अब तक हम इतने सारे फ़ायदे पढ़ चुके हैं कि हमें उसके नुकसान इतने समझ ही नहीं आ रहे होंगे कि अकाउंटिंग का कुछ नुकसान भी हो सकता है। बट बेटा कुछ डिसएडवांटेजेस अकाउंटिंग की भी होती हैं। सबसे पहले आप एडवांटेजेस देखो, फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन करना है। फ्रॉम द स्टार्टिंग वी आर रीडिंग दिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हेल्प होता है ना। बिजनेस की परफॉर्मेंस पता चलती है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। उसके अलावा डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है। ऑडिट अगर आप कल को करते हो, ऑडिट का मतलब होता है टू चेक करना। अगर कल को आप चीज़ें चेक करते हो, अकाउंट्स को चेक करते हो, तो आपको फैसिलिटेट करता है अकाउंट्स, क्योंकि सारे अकाउंट जो हैं वो पहले से बना के रखे जाते हैं। देन टैक्स लायबिलिटीज़ को कैलकुलेट करने में भी हेल्प होती है। वहीं इसकी डिसएडवांटेजेस क्या क्या होंगी बेटा? टाइम कंज्यूमिंग। सबसे पहले डेटा को जर्नल में लिखना, उसके बाद लेजर बनाना, लेजर से उसका ट्रायल बैलेंस बनाना, ट्रायल बैलेंस से उसको ट्रेडिंग अकाउंट में लेके जाना, ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उसको बैलेंस शीट में लेके जाना, तब एक फाइनेंशियल पोजीशन बताना। तो इसमें एक अच्छा खासा टाइम गया या नहीं गया एक अकाउंटेंट का? गया ना। तो ये प्रोसेस कैसी होती है? टाइम कंज्यूमिंग होती है। कॉस्टली फॉर स्मॉल बिजनेस। बेटा देखो, ये हमने शुरू से पढ़ा था। लास्ट वीडियो में भी जब मैंने आपको बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी सिखाया था, तो ये जो काम होता है अकाउंटिंग का, वो एक स्किल्ड बंदा ही कर सकता है या स्पेशलाइज्ड नॉलेज वाला पर्सन ही कर सकता है। तो अगर एक स्मॉल बिजनेस है तो उसको एक स्पेशली एक बंदा हायर करना पड़ेगा, एक पर्सन हायर करना पड़ेगा जो उस काम को करेगा, जिसके लिए उसको एक सैलरी भी दी जाएगी। तो एक स्मॉल बिजनेस के लिए काम करना क्या हो गया? थोड़ा कॉस्टली हो गया। जैसे एक शॉपकीपर है, नॉर्मल शॉपकीपर है, वो अगर इस टाइप के काम को करवाने के लिए किसी अकाउंटेंट को रखेगा तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा ना उसकी सैलरी का। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि स्मॉल बिजनेस के लिए थोड़ा कॉस्टली होता है। उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। लाइक अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है बेटा तो ही आप समझ पाते हो। जैसे एक नॉर्मल पर्सन के लिए ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस को समझना उतना आसान नहीं है। और जो आपके अकाउंट्स जो होते हैं, जो प्रेजेंट किए जाते हैं, लेजर जब आप बनाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ इसको लिटरली में थोड़ा समझना मुश्किल है। तो कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ जाती है। बेस्ड ऑन पर्सनल एस्टिमेट्स। पर्सनल एस्टिमेट्स पे ही डिपेंड होता है बेटा। देखो जैसे कभी आपने किसी को पैसे उधार दिए तो आप हमेशा ये सोच के चलते हो ना कि हाँ हो सकता है कि मेरा कुछ पैसा जो है वो वापस ना आए, मेरे को रिटर्न ना मिले वो पैसा। तो आप हमेशा सोच के चलते हो ना। तो इसी तरीके से जब भी एक बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें सोचते हैं, डाउटफुल डेब्ट्स बोलते हैं उनको, कि जो आपका डेट है वो डाउटफुल है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक एसेट कितने साल तक चलेगी, ये उसकी लाइफ की आप एक अजम्पशन ही तो कर रहे हो, ये आपका पर्सनल एस्टिमेट ही तो है। हो सकता है एक जो अकाउंटेंट है उसके अकॉर्डिंग लाइफ ऑफ असेट 10 साल है, दूसरा देख के बोलता है कि नहीं ये आराम से 15 साल भी चल जाएगी। तो पर्सनल एस्टिमेट्स पे बेस्ड हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। उसके बाद है बेटा मैनिपुलेशन हो सकता है रिकॉर्ड्स में। हमेशा मैनिपुलेशन के चांसेस बने रहते हैं, क्योंकि जहां आपको अपना पर्सनल ओपिनियन जहां आपको लिखना पड़ गया या देना पड़ गया, वहां आप इजीली चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हो। उसके बाद आता है ह्यूमन एरर्स। ह्यूमन एरर्स के जो चांसेस हैं वो होते हैं बेटा। जैसे मान लो आपको लिखना था 5 लाख, लेकिन आपने गलती से उसको 50,000 ही लिखा। कई बार हम लिखते लिखते हम एक जीरो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लिखना था 5 लाख, हमने उसको 50 लाख कर दिया। तो ह्यूमन एरर्स हुए कि नहीं हुए? इससे पूरे अकाउंट्स में गड़बड़ आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आ जाएगी ना। तो यहाँ आपकी जो ह्यूमन एरर्स है उसका रिस्क क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो यहाँ तक समझ आई एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। नाउ वी विल स्टार्ट विद क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो बेटा, जैसे हर इंसान के अंदर
एक क्वालिटी होनी चाहिए। उसी तरीके से अकाउंटिंग के अंदर भी कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो मैटर करती हैं। आपसे जो MCQs होते हैं, MCQ में पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। लाइक आपको 3 ये दे देंगे और एक कोई क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक दे देंगे, तो आपसे पूछ लेंगे इनमें से कौन सी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बेटा रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? भरोसा, है ना, जिसको हम बोलते हैं वेरीफाइबल, जिसको आप वेरीफाई कर पाओ। तो रिलायबिलिटी का मतलब आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो रिलायबल होना चाहिए, उस पर भरोसा किया जाना चाहिए। अगर हम उसको किसी सोर्स से वेरीफाई करते हैं तो वो क्या होनी चाहिए? करेक्ट होनी चाहिए। तो ये किसके अंडर आता है? रिलायबिलिटी के अंदर आता है। देन वी हैव रेलिवेंस। रेलिवेंस का मतलब होता है कि जो आप इंफॉर्मेशन चाहते हो उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन आस्क्ड। जो इन्फॉर्मेशन मांगी जाए उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बोलती हूँ अपनी अकाउंट्स की नोटबुक मेरे को सबमिट कराओ, आप अपनी बिजनेस की नोटबुक मेरे को दे रहे हो, तो क्या ये रेलिवेंट है? नहीं। जो आपसे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मांगी जाए उसी के अकॉर्डिंग आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो, उसको रेलिवेंस बोला जाता है। उसके बाद है अंडरस्टैंडेबिलिटी। लाइक अगर मैं मान लो लिखती हूँ ऐसे, क्या समझ आ रहा है मैंने क्या लिखा है? नहीं समझ आ रहा ना। वहीं अगर मैं लिखती हूँ अकाउंट्स, तो समझ आ रहा है ना। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब होता है प्रेजेंट इन सच ए वे, प्रेजेंट इन सच अ वे दैट कैन बी अंडरस्टूड ईजीली, जो आप बहुत ईजीली समझ पाओ। देखो बेटा, अकाउंटिंग की जो आप टर्म्स यूज़ करोगे या अकाउंट्स जो बनाओगे वो हर कोई नहीं समझ पाएगा। वो इतनी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं कि हर किसी के लिए उनको समझना आसान नहीं होता है। तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन को एक ऐसी टर्म में लेके आना कि हर कोई उसको समझ पाए। किसके अंदर आएगा? अंडरस्टैंडेबिलिटी के अंदर आएगा। फिर आता है आपका कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी क्या होता है बेटा आपका? कि आप कंपेयर कर पाओ। कंपेयर किसको कर पाओ? जैसे मान लो आपको 2 डेटा दिए जाते हैं कि ये एक एप्पल है, एक एप्पल ये है, ठीक है, डोंट माइंड द शेप, ठीक है। अब यहाँ देखो, मान लो इसकी जो कॉस्ट है वो है $15 और इसकी जो कॉस्ट है वो है $5। तो क्या आप कंपेयर कर पाओगे इस डेटा को? नहीं ना, क्योंकि ये वैल्यू किस में है? रुपीज़ में, और ये वैल्यू किस में है? डॉलर में। तो कंपेरेबिलिटी का मतलब है कि दोनों जो भी डेटा आपको दिया गया है उसको चाहे आप लास्ट ईयर से कंपेयर करना चाहो या आपके कंपिटिटर्स के डेटा से कंपेयर करना चाहो, दोनों ही केस में आपको वो इजीली कंपेरेबल हो, उसको हम कौन सी फीचर, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं? कंपेरेबिलिटी, ठीक है। तो ये हमारी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अकाउंटिंग की: रिलायबिलिटी, रेलिवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। आई होप यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं है। और नाउ विद दिस वीडियो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ योर बेसिक जो टर्म्स हैं उनकी डेफिनेशंस हैं, वहाँ से हम शुरू करेंगे। टिल देन आप ये अपना पूरा चैप्टर कवर कर सकते हो फ्रॉम दीज 3 वीडियोज़। थैंक यू।